तो दोस्तों तारीख थी 13 जून साल 2019। यूपी के जिला मेरठ के दोराला तहसील के अंतर्गत लगने वाले एक गांव लोहिया में रहा करते थे ईश्वर पांडे और इनका एक बेटा सुरेश पांडे। दोस्तों 13 जून साल 2019 को जो ईश्वर पांडे के बेटे हैं सुरेश पांडे, वह गांव के खेतों से निकलते हुए अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि गांव की ही गली का एक कुत्ता इंसानी अंग को मुंह में दबाए हुए घने जंगल की तरफ जा रहा है। होता यह है कि फौरन ही ईश्वर पांडे के बेटे सुरेश पांडे जो हैं वो उस कुत्ते की तरफ झपटते हैं और कुत्ते को ललकारते हैं, जिसके बाद कुत्ता घबरा के इंसानी अंग को छोड़कर भाग जाता है। जब ईश्वर पांडे के बेटे सुरेश पांडे देखते हैं कि इंसानी अंग एक हाथ है जो कि पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका है और मिट्टी में सना हुआ है, देख के ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुत्ते ने अपने पंजों से खोदकर जमीन में से निकाला हो उस हाथ को। फिलहाल दोस्तों फौरन ही ईश्वर पांडे जो हैं गांव के और लोगों को देखते हैं जो कि पास ही के खेतों में काम कर रहे थे। पास के खेतों में काम कर रहे गांव के ही लोगों को आवाज देकर ईश्वर पांडे के बेटे सुरेश पांडे बुला लेते हैं और उस हाथ को दिखाते हैं और कहते हैं कि गांव की ही गली के एक कुत्ते से मैंने ये हाथ छीना है। ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता सूंघ लगाकर इसे जमीन में से करोद कर अपने पंजों से निकाल कर लाया है। दोस्तों गांव के जब और लोग देखते हैं तो कहते हैं कि वाकई ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते ने पंजों से करोदकर जमीन में से इस हाथ को निकाला हो, क्योंकि हाथ में मिट्टी भी सनी हुई थी और हाथ पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था। होता यह है कि फौरन ही पुलिस को कॉल की जाती है। दोराला थाने की पुलिस भी पहुंचती है और इंसानी अंग को देखती है। होता यह है कि फौरन ही पुलिस जो है आसपास के कब्रिस्तान में चेक करने के लिए कहती है और कहती है कि हो सकता है पास के ही कब्रिस्तान के किसी कब्र से इस कुत्ते ने हाथ को निकाला हो। लिहाजा होता यह है कि जब कब्रिस्तान को चेक किया जाता है तो कहीं भी ऐसी कोई कब्र नहीं मिलती है जिसे करोदा गया हो या खुली हो। फिलहाल आसपास के खेतों में अब जांच की जाती है और आसपास के खेतों में जब जांच होती है तो ईख का एक खेत मिलता है जिसमें मेन किनारे गड्ढा पुलिस को महसूस होता है और ऐसा लग रहा था कि इसी गड्ढे को करोद के कुत्ते ने उस हाथ को निकाला है। जब उसकी खुदाई होती है तो पूरी की पूरी डेड बॉडी उसमें निकलती है और डेड बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की की हो। उसकी उम्र 20 से 25 के बीच की रही होगी। फिलहाल कपड़ों से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लड़की का शव है और जनाब बॉडी से भी उसकी डेड बॉडी लेडीज मालूम चल रही थी। होता यह है कि उसके दोनों हाथ गायब थे। अब पुलिस जो है आसपास खोजबीन करती है, जमीन को और तलाशती है तो पास ही में एक गड्ढा और मिलता है। जब उसे करोदा जाता है तो उसमें दोनों हाथ निकलते हैं और एक फावड़ा निकलता है। फिलहाल अब पुलिस जो है पूरे शव को बरामद कर लेती है, लेकिन सर भी मिल गया था। अब सर जब तक नहीं मिल गया था जब तक तो इस शव की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि लावारिस शव का चेहरा नहीं होना तो पुलिस के लिए शव की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सर भी मिल गया और चेहरा भी मिल गया और चेहरा सर पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका था। अब उस चेहरे की भी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा होता यह है कि अब वहां पे फॉरेंसिक लैब की टीम भी आ जाती है और फॉरेंसिक लैब की टीम जांच पड़ताल करती है और कुछ नमूने वहां से लेती है और चली जाती है। इसके बाद पुलिस जो है सभी से पूछताछ करती है, कहती है किसी के घर की कोई लड़की गायब तो नहीं है। जब कहीं से भी इस लावारिस शव का पुलिस को पता नहीं लगता है और न शिनाख्त हो पाती है तो पुलिस इस शव को फिर भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। लिहाजा इधर पुलिस जो है जांच पड़ताल में लगती है और आसपास के सभी गांवों में पता करती है किसी के घर की कोई लड़की गायब तो नहीं है। लिहाजा होता यह है कि पुलिस को ये मालूम चलता है कि किसी के घर की कोई लड़की गायब नहीं है। अब पुलिस जो है दोराला थाने के अंतर्गत लगने वाले 8 किलोमीटर तक रकबे के सभी गांवों में पता करती है कि आखिर किसी के घर की कोई लड़की गायब तो नहीं है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को ये खबर नहीं मिलती है कि किसी के घर की कोई लड़की गायब हो।
लिहाजा पुलिस जो है कहती है कि किसी के घर में जमीन जायदाद को लेकर लफड़ा तो नहीं चल रहा है और किसी के घर की कोई लड़की गायब तो नहीं है। पता लगता है कि तमाम घरों में जमीन जायदाद को लेके झगड़ा तो चल लिया है, लेकिन लड़की किसी के अभी घर की गायब नहीं है। लिहाजा पुलिस जो है चक्कर में पड़ जाती है और ब्लाइंड मर्डर की कहीं से भी पुलिस को शिनाख्त नहीं हो पाती है। अब पुलिस परेशान हो गई थी और इसी सबके बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी आ जाती हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्टें ये बताती हैं कि किसी तेज धारदार हथियार से इसका गला काटा गया है और मौत के घाट इस लड़की को उतारा गया है। मरने वाली एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 के बीच रही होगी। फिलहाल उसके पोस्टमार्टम रिपोर्टों में ये भी आया था कि इसके हाथों पे अमन नाम का टैटू गुदा हुआ है। अब पुलिस जो है फौरन ही गाँव में पता करती है अमन किस लड़के का नाम है। पता लगता है कि पूरे गांव में कोई भी अमन नाम का लड़का नहीं है। अब 8 किलोमीटर तक रकबे में जितने भी गांव लगते थे, हर गांव में पुलिस पता करती है कोई अमन नाम का लड़का है, लेकिन 8 किलोमीटर तक रकबे में कहीं भी अमन नाम का लड़का पुलिस को नहीं मिलता है। अब पुलिस जो है परेशान थी और सोच में पड़ गई थी। लिहाजा पुलिस जो है लगातार जांच में लगी हुई थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं लग रहा था। अब होता यह है कि जो भी डीएनए सैंपल थे पुलिस प्रिजर्व करके रख लेती है और फिर अपनी मौजूदगी में ही शव का भी अंतिम संस्कार करा देती है। लिहाजा पुलिस जो है काफ़ी लंबे समय तक जांच पड़ताल में लगी रहती है। टाइम बीतता जाता है, लगभग 7-8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कहीं से पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। अब पुलिस भी जांच जो है धीरे धीरे कम कर देती है और फिर केस को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालने लगती है और केसों पे पुलिस ध्यान देने लगती है। अब जो इलाके के एसएसपी थे वो ऑर्डर जारी करते हैं अजय कुमार सिंह और कहते हैं कि 8 किलोमीटर तक रकबे में जितने भी गांव लगते हैं हर गांव में जाया जाए और पता किया जाए कौन कौन से लड़के बाहर रह रहे हैं, जैसे मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, लुधियाना में रह रहे हैं, जहां जहां भी रह रहे हैं उनका नंबर लिखा जाए, उनके पिता का नाम लिखा जाए और उन लड़कों का नाम लिखकर लाया जाए। दोस्तों काफ़ी मेहनती ये प्रोसेस था, लगभग 2 महीने में पूरा हुआ। पुलिस हर गाँव में जाती थी 8 किलोमीटर तक के रकबे में और जो भी लड़के बाहर रह रहे थे जैसे बम्बई, पंजाब, हरियाणा, बेंगलुरु, सबकी लिस्ट बनाई पुलिस ने और सभी के नाम लिखे, सभी के पिता के नाम और सभी के नंबर। अब पुलिस जो है लाके देती है एसएसपी को। अब एसएसपी जो है एक टीम गठित करते हैं और ऑर्डर देते हैं और जहां जहां लड़के रह रहे थे वहां वहां के लिए पुलिस वालों को रवाना कर देते हैं और कहते हैं कि पता करिए यहाँ थानों के अंदर किसी लड़की की गुमशुदगी तो नहीं दर्ज है। लिहाजा पुलिस जो है पता कर लेती है मुंबई में भी, बेंगलुरु में भी, हरियाणा में भी। लेकिन होता यह है कि हरियाणा के जब लुधियाना पहुंचती है पुलिस तो लुधियाना के मोती नगर थाने में जब पता करती है पुलिस तो पता लगता है कि लुधियाना के मोती नगर थाने में मई 2019 में एक कंप्लेंट गुमशुदगी की दर्ज कराई गई है। लगभग 19 से 20 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी जिसमें एकता देशवाल नाम की लड़की की गुमशुदगी लिखी हुई थी। लिहाजा एकता नाम की लड़कियां तो 2 गायब थीं, 2 की गुमशुदगी थी, लेकिन एकता देशवाल जो थी उसके माँ बाप से जब पुलिस मिलती है तो उसके माँ बाप बताते हैं कि हमारी लड़की मई 2019 में गायब हुई थी। लिहाजा इसके पिता जो हैं एकता देशवाल के ये रहने वाले थे राजस्थान के कांगड़ा जिले के दोहरा तहसील के चौनौर गांव के। लिहाजा पुलिस जो है एकता देशवाल के पिता से मिलती है और माँ से मिलती है। तो एकता देशवाल की मां बताती हैं कि हमारी लड़की मई 2019 में गायब हुई है और पुलिस को पूछताछ में ये भी पता लगता है कि जो पिता हैं एकता देशवाल के ये रहने वाले थे राजस्थान के कांगड़ा जिले के दहरा तहसील के अंतर्गत
चानौर गांव में। चानौर गांव में अभी भी एकता देशवाल के चाचा रहा करते थे और एकता देशवाल जो है काफ़ी साल पहले अपने पिता और माँ के साथ हरियाणा के मोती नगर में आ गई थी और वहीं रहने लगी थी। वहीं उसने पढ़ाई भी करी थी खालसा कॉलेज से और उसने बीकॉम कर रखा था खालसा कॉलेज से और पार्ट टाइम में वह इवेंट मैनेजमेंट में जॉब भी किया करती थी। एकता देशवाल की माँ बताती हैं कि हमारी बेटी को साल 2019 में चेहरे पे पैरालाइज हुआ था, जिस पैरालाइज के चलते उसने अपने माँ बाप से तो सुलह नहीं ली लेकिन अपने चेहरे का इलाज कराने का खुद ही फैसला कर लिया। इसी सब के बीच में उसने अखबार में एक टेलीसन दुकान का एड देखा था। अब आपकी समझ में नहीं आएगा कि टेलीसन कहते किसे हैं। टेलीसन जादू टोने को कहते हैं और जादू टोने की एक दुकान का उनने एड देखा था जो कि लुधियाना के ही बस अड्डे के पास वो मौजूद थी दुकान। पूछताछ में पता लगा एकता देशवाल की मां से पुलिस को कि उनकी बेटी का एक लड़के से चक्कर था जिस लड़के का नाम अमन था। फिलहाल अमन जैसे ही नाम सामने आता है वैसे ही पुलिस समझ लेती है कि केस अब सोल्व हो चुका है, लिहाजा पुलिस पूछताछ और करती है। तो एकता देशवाल की मां बताती है कि हमारी बेटी को 2019 में जब पैरालाइज हुआ था तो हमारी बेटी ने जब अपने चेहरे का इलाज कराने का फैसला करा तो उसने टेलीसन शॉप का एक एड देखा जो कि लुधियाना में ही बस अड्डे के पास मौजूद है और वह एड देखकर पहुंच गई टेलीसन दुकान पे। टेलीसन जो है यह जादू टोने की दुकान होती है और दोस्तों ऐसा होता है जैसे किसी ने लॉकेट पहन लिया तो किस्मत बदल गई, किसी ने अंगूठी पहन ली तो किस्मत बदल गई, इस तरह की ये दुकान होती रहेगी। तो उसी पे वो पहुंच गई एड देख के। वहाँ अमन नाम का एक लड़का मिला जिससे बातचीत हुई तो अमन टेलीसन दुकान पे काम किया करता था। कुछ ही दिनों में इन दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और बातचीत शुरू हो गई। अब ये व्हाट्सएप पे भी बातचीत किया करते थे और टेक्स्ट मैसेज पे भी बातचीत किया करते थे। होता यह हैगा कि अब एकता देशवाल अमन के प्यार में पूरी तरह डूब गई और उसने एक दिन अपनी माँ और पिता को भी बता दिया कि वह अमन नाम के लड़के से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। लिहाजा इसके पिता ने और माँ ने उस लड़के को अपने घर बुलवाया और उससे बातचीत की तो लड़का पसंद नहीं आया। एकता देशवाल के माँ बाप ने अमन को रिजेक्ट कर दिया लेकिन एकता देशवाल अमन के प्यार में इतना डूब चुकी थी कि उसने अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाते हुए अमन के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। होता यह है कि इसी सबके बीच में एकता देशवाल राजस्थान के कांगड़ा जिले के देहरा तहसील के अंतर्गत चानौर गांव में अपने चाचा के घर भी घूमने जाती रहती थी। फिलहाल अब ये मई 2019 में निकल गई एकता देशवाल अपने घर से और पहुंची राजस्थान के कांगड़ा जिले के देहरा तहसील के अंतर्गत चानौर गांव में अपने चाचा के घर। अब ये साथ में लेके गई थी 15,000 रुपए कैश और 25 लाख के गहने। फिलहाल वहां चाचा के घर पहुंची तो इसके माँ बाप समझ गए एकता देशवाल के कि चाचा के घर गई होगी। फिलहाल फोन करके पता किया तो ये अपने चाचा के घर थी। लेकिन अब होता यह है कि एकता देशवाल चाचा के घर से निकली तो आ गई कहाँ, हरियाणा के लुधियाना में और वह सीधी गई बस अड्डे टेलीसन दुकान पर अमन के पास और अमन के साथ वह भाग गई 15,000 रुपए कैश और 25 लाख के गहने लेकर। अब ये दोनों चले गए कहाँ, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जाके इन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली और फिर ये दोनों कुछ दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही रहे। उसके बाद होता यह है कि कुरुक्षेत्र से अमन जो है एकता देशवाल को लेकर आ जाता है यूपी के जिला मेरठ के दोराला तहसील में और बाजार में एक रूम रेंट पे लेके रहने लगता है। लिहाजा होता यह है कि एकता देशवाल एक दिन कहती है कि मुझे आपके माँ बाप से मिलना है और उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना है। अब जनाब एकता देशवाल को ले जाता है
कौन? अमन अपने घर। अमन जब अपने घर ले जाता है तो एकता देशवाल अपने माँ बाप के पैर छू के लेती है आशीर्वाद। किनके? सास ससुर के पैर छू के। फिलहाल होता यह है कि शुरू शुरू में तो एकता देशवाल के सास ससुर उससे बहुत नाराज थे, लेकिन एकता देशवाल जब अपने सास ससुर के साथ रही और सास ससुर ने उसका बर्ताव देखा तो उसकी सास ने भी उसे बहू मान लिया और उसके ससुर ने भी बहू कबूल कर लिया, क्योंकि एकता देशवाल का जो रहन सहन था वो अच्छा था और वह सास को सास ससुर को ससुर समझा करती थी। फिलहाल होता यह है कि अब पता लगा एकता देशवाल को कि जिसका नाम अमन है, जिसने अमन बताया था, उसका असली नाम मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन है। अब एकता देशवाल कहती है कि तुम मुस्लिम हो, मोमडन हो और मैं तुम्हें हिंदू समझा करती थी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है इन दोनों में और एकता देशवाल फौरन ही अपने घर जाने का फैसला कर लेती है। लिहाजा अब ये लालची लोग कैसे जाने देते एकता देशवाल को अपने घर, क्योंकि वो अपने घर जाती तो 25 लाख के गहने और 15,000 रुपए भी लेके जाती। अब 15,000 रुपए तो हो सकता है खर्च हो गए हों, लेकिन 25 लाख के गहने भी ले जाती। इसलिए अब अमन के माँ बाप, भाभी और भाई और अमन कैसे चला जाने देगा? लिहाजा होता यह है कि इन दोनों में झगड़ा होता है और 4-5 जून को साल 2019 में ईद का दिन था। लिहाजा अब अमन जो है वो एकता देशवाल को समझाता है और शाम को पार्टी की दावत देता है, कहता है कि ईद वाले दिन पार्टी करेंगे। अब ईद पे होता यह है कि ये दोनों ही निकल जाते हैं बाजार पार्टी के लिए। वहाँ मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन और एकता देशवाल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में मिला देता है नशीला पदार्थ। कौन? मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन। अब 6 बजे ये लोग पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक और 6 बजे अंधेरा होने लगता है गांव में। लिहाजा इधर कत्ल की पहले ही प्लानिंग बना ली थी। किसने? अमन ने, अमन के पिता मुश्ताक ने और अमन के भाई मुसर्रत ने, अमन की भाभी इशरत ने और अमन की एक रिश्तेदार रेशमा ने और अमन का एक दोस्त जिहान खान। दोस्तों होता यह है कि ये कत्ल करने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि 25 लाख रुपए भी ले जाएगी अगर जाएगी एकता देशवाल। अब अमन जो है कोल्ड ड्रिंक में पिला तो देता है नशीला पदार्थ। अब रास्ता में जब आ रहे होते हैं तो गांव में 6-7 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। लिहाजा होता यह है कि एक जगह पे ये सभी लोग बैठे होते हैं और घेर लेते हैं एकता देशवाल को और ईख के खेत में ले जाके फावड़े से कत्ल कर देता है मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन एकता देशवाल का। लिहाजा उसके दोनों हाथ काट के अलग कर देता है और सर भी अलग कर देता है और एक गड्ढे में दफना देते हैं किसी एकता देशवाल के शव को। वो खेत था मोहम्मद शफीक का। दोस्तों आपको बता दें कत्ल करने में शामिल थे कौन कौन? मोहम्मद शाकिब के जो भाई हैं मुसर्रत और जो पिता है मुश्ताक और जो भाभी है इशरत और वहीं इसकी एक रिश्तेदार रेशमा और एक दोस्त अयान और मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन खुद। ये 6 लोग शामिल थे। दोस्तों ये सब कुछ अमन ने पुलिस की पूछताछ में पुलिस को बताया था। फिलहाल अब आपको बता दूं कि पुलिस ने अमन को पकड़ा कैसे था। जब एकता देशवाल की मां से पुलिस ने पूछताछ करी थी मोती नगर थाने में लुधियाना के, तो एकता देशवाल की मां ने पुलिस को बताया था कि हमारी बेटी जब भागी है तो कुछ दिनों तक हमारी बेटी से हमारी बातचीत होती रही थी, क्योंकि हम फ़ोन करते थे अपनी बेटी के नंबर पे तो बेटी उठाती थी और बात भी करती थी, लेकिन कुछ समय तक बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया था। उसके बाद अमन ने फ़ोन उठाया तो एकता देशवाल की मां ने अमन को धमकी भी दी थी कि बेटी को छोड़ दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन अमन नहीं माना और कुछ समय के बाद फ़ोन उठना बंद हो गया। लेकिन एकता देशवाल का जो फ़ोन था वो चला रहा था अमन और एकता देशवाल की डीपी बदलता रहता था फेसबुक व्हाट्सएप पे, जिसे देखकर एकता देशवाल के माँ बाप को तसल्ली मिल जाया करती थी। अब पुलिस ने बताया था एकता देशवाल के माँ बाप को आपकी बेटी की मौत हो चुकी है और ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिल चुकी है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनकी बेटी रोजाना डीपी बदल रही थी। लिहाजा अब जब यकीन नहीं होता है तो पुलिस उसकी माँ का सैंपल लेती है, ब्लड सैंपल, और प्रिजर्व करके जो सैंपल रखे गए थे उनसे जांच कराती है तो 100%
प्रिजर्व सैंपल से डीएनए मैच हो जाता है। पुलिस क्लियर कर देती है मौत हो चुकी है। अब उसी नंबर को पुलिस सर्च करती है तो पता चलता है हरियाणा में एक्टिव है। अब पुलिस जाती है, पता चलता है लुधियाना में ही एक्टिव है। अब पुलिस इस तरीके से अमन तक पहुंचती है और अमन को जब गिरफ्तार करके लाती है और जब पूछताछ करती है तो पहले तो अमन पुलिस को अपनी बातों में घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस को ये डाउट होता है कि अमन जो भी सच्चाई बता रहा है और सवालों के जो भी जवाब दे रहा है, इस सच्चाई के पीछे असल सच्चाई छुपी हुई है। जब पुलिस अपने पुलिस तेवर दिखाती है तो अमन टूट जाता है और फिर वो जुर्म को स्वीकार करता है और वो पुलिस को बताता है कि एकता देशवाल यहाँ से जाना चाह रही थी और जाती तो वह 25 लाख के गहने भी ले जाती, इसलिए हमने अपने भाई से मिलके, माँ बाप से मिलके और अपनी भाभी से मिलके और अपनी रिश्तेदार रेशमा और दोस्त अयान से मिलके हमने ये साजिश रच के ऐसे ऐसे इसे मार दिया था। जब यह जुर्म कबूल करता है तो पुलिस इसे तो गिरफ्तार करती है, किसे, मोहम्मद शाकिर उर्फ अमन को। इसके अलावा पुलिस जो है बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है और अदालत में एक मोटी सी पीछे से चार्जशीट लगा देती है और धारा 302 के अंतर्गत सभी को जेल भेज देती है। अब ये केस चलता है मेरठ के सेशन कोर्ट में। लिहाजा होता यह है कि सबसे पहले जो इसमें भाभी है मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन की इशरत, वो जमानत अर्जी लगाती है सेशन कोर्ट में मेरठ के, लेकिन इसकी जमानत खारिज हो जाती है सेशन कोर्ट से। अब होता यह हैगा कि इशरत की जमानत जाती है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो 10 जून साल 2020 को हाई कोर्ट से इशरत को जमानत मिल जाती है और इसी आधार पे मुसर्रत को भी जमानत मिलती है और मुसर्रत भी बाहर आ जाता है। अब मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन के जो पिता हैं उनकी जमानत अर्जी लगती है हाई कोर्ट से, तो 3 सितंबर 2020 को उन्हें भी जमानत मिल जाती है और वो भी जेल से रिहा होके बाहर आ जाते हैं। इसी आधार पे रेशमा को भी जमानत मिल जाती है। लिहाजा अब जमानत अर्जी लगती है किसकी, मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन मुख्य आरोपी की। तो दोस्तों 13 जनवरी साल 2021 को इसे भी जमानत मिल जाती है और ये भी जमानत पे बाहर आ जाता है और इसी आधार पे मोहम्मद शाकिब उर्फ अमन का दोस्त अयान खान भी बाहर आ जाता है, इसे भी जमानत मिल जाती है। अब ये केस अदालत में चल रहा है मेरठ की और अदालत क्या सजा देगी, वक्त पे सही फैसला सुनाएगी, सजा देगी या रिहा करेगी, ये तो अदालत का फैसला बताएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन पकड़ा जाता है। पुलिस जो है ज़रूर एक ना एक दिन अपराधी को पकड़ लेती है, इसलिए अपराध से दूर रहो, पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन के, साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, जिससे कि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का सामना कर सके। जैसे ईरान के साइंटिस्टों ने कमाल कर दिखाया, ऐसे ही भारत के भी साइंटिस्ट बनो और कमाल कर दिखाओ। भारत के ऐसे साइंटिस्ट बन जाओ जो कि चीन और पाकिस्तान को 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दो। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है। फिलहाल कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना।